सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से बता दें कि एनसीईआरटी साइंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, ऑल एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। हाँ, ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस जरूरी घोषणा के बाद आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है ना, वो भौतिक विज्ञान की सबसे बुनियादी और मैं कहूंगी सबसे दिलचस्प अवधारणाओं में से एक है। और वो विषय है गति, यानी मोशन। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमारे आसपास की चीजें कैसे चलती हैं, बल्कि उन टेक्निकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम मोशन को समझते हैं तो हम दरअसल अपने आसपास की पूरी रियलिटी को समझ रहे होते हैं। हाँ, और देखिए ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी चीजों को चलते हुए देखते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी हों, या हमारी नसों में बहता हुआ खून, या फिर रात में टिमटिमाते तारे और आकाशगंगाएं, सब कुछ तो गति में है। परंतु विज्ञान की नजर में इस गति का असली मतलब क्या है, ये समझना बहुत ही रोमांचक है। मैं वही सोच रही थी। लेकिन मोशन जैसी बेसिक चीज पर इतना लंबा चर्चा क्यों? देखिए, ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के वक्त में हम सूचनाओं के अंबार में दबे हुए हैं। ऐसे में बुनियादी सिद्धांतों की जड़ों तक जाना हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, हमारी तार्किक सोच को एक मजबूत आधार देता है। एकदम सही कहा आपने। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गति के सिद्धांत में सबसे पहला और सबसे गहरा पॉइंट है गति की सापेक्षता, मतलब रिलेटिविटी ऑफ मोशन। हाँ, सापेक्षता के बिना तो गति का कोई अर्थ ही नहीं है जाता। वही तो। इसको समझने के लिए हम उस क्लासिक बस वाले उदाहरण को ले सकते हैं। जैसे जब कोई यात्री चलती हुई बस के अंदर बैठा होता है और खिड़की से बाहर देखता है तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि सड़क के किनारे वाले पेड़, इमारतें सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जबकि सड़क पर खड़े किसी दूसरे व्यक्ति को वही बस और उसके अंदर बैठे लोग आगे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। और इसमें एक और मजेदार बात है, बस के अंदर बैठे हुए सारे यात्री एक दूसरे के हिसाब से तो बिल्कुल रुके हुए हैं, यानी रेस्ट में है। बिल्कुल, यही बात ये साबित करती है कि गति कोई एब्सोल्यूट सच नहीं है। ये पूरी तरह से देखने वाले के नजरिए या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये टर्म मैंने सुनी है। हाँ, और यहां से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे हम निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के आप किसी भी चीज की पोजीशन बता ही नहीं सकते। मतलब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर मैं कहूं कि एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है? वो एक रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। सही पकड़ा आपने। कहां से 2 किलोमीटर दूर, किस दिशा में? जब तक आप एक मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट नहीं तय करते, तब तक गति या स्थिति का वर्णन करना असंभव है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अनजाने में धरती को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, जबकि धरती खुद सूरज के चक्कर लगा रही है। और सूरज आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो असल में पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह से रुका हुआ नहीं है। वाह, ये पॉइंट तो सच में दिमाग के दरवाजे खोलने वाला है। खैर, इस रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो बचपन से थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है वो है दूरी और विस्थापन का अंतर, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सबसे हैरानगीज बात यह है कि ये दोनों टर्म सुनने में एक जैसी लगती हैं, पर फिजिक्स में इनका मतलब बिल्कुल अलग है। दूरी या डिस्टेंस बस ये बताती है कि आपने हकीकत में कितना रास्ता तय किया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? हाँ, लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा का होना जरूरी है। ये बस इस बात पर ध्यान देता है कि आपकी शुरुआती स्थिति और आखिरी स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी कितनी है। वापस घूमकर 25 किलोमीटर पीछे एक बिंदु बी पर आकर रुक जाता है। तो इस केस में उसने कुल कितनी दूरी तय की? 7 किलोमीटर आगे और 25 किलोमीटर पीछे, यानी टोटल 85 किलोमीटर। ये उसकी दूरी हो गई। लेकिन उसका विस्थापन 85 किलोमीटर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उसका विस्थापन सिर्फ O और B के बीच की दूरी होगी, जो कि सिर्फ 35 किलोमीटर है। ये सच में बड़ा दिलचस्प है। मेरे पास इसका एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, वो उषा वाला। हाँ, बताइए। मान लीजिए उषा
एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रही है। वो एक छोर से तैरना शुरू करती है, दूसरे छोर तक जाती है और फिर बिना रुके वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था। मतलब वो पूल का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। हाँ, तो 1 मिनट बाद उसकी तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? 90 मीटर आगे और 90 मीटर पीछे, टोटल 180 मीटर। लेकिन क्योंकि वो लौटकर वापस अपनी शुरुआती जगह पर ही आ गई है, उसका आखिरी और शुरुआती पॉइंट एक ही है। इसलिए उसका विस्थापन बिल्कुल शून्य यानी 0 होगा। सही कहा। इससे ये साफ साबित होता है कि विस्थापन शून्य हो सकता है, चाहे आपने हकीकत में कितनी भी दूरी क्यों ना तय की हो। अगर आप जहां से चले थे वही वापस आ गए तो फिजिक्स के हिसाब से आप कहीं गए ही नहीं। हाँ हाँ, सच में। आप थक भले ही जाएंगे, पर फिजिक्स कहेगी कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। इस दिशा वाले पॉइंट को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब हम पोजीशन तो समझ गए, पर गति की दर मतलब रेट ऑफ मोशन को कैसे नापते हैं? देखिए, आप गाड़ियों की ही बात ले लीजिए। गाड़ियों के डैशबोर्ड पर एक मीटर लगा होता है। हाँ, ऑडोमीटर। एकदम सही। पर ओडोमीटर सिर्फ ये बताता है कि गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की है। ये हमें उसकी तेजी के बारे में कुछ नहीं बताता। तो गति को सही से नापने के लिए हमें कुछ और चाहिए। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हमें चाल यानी स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी का अंतर समझना पड़ेगा। स्पीड तो हम सब जानते हैं, कितने टाइम में कितनी दूरी तय की। हाँ, पर चाल में दिशा नहीं होती। जब हम चाल के साथ दिशा जोड़ देते हैं तब वो वेग बन जाता है। मतलब गाड़ी कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रही है। समझ गई। पर जब गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा होती है तब क्या होता है? वहां एक नया कंसेप्ट आता है जिससे हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण का मतलब है समय के साथ वेग में परिवर्तन होने की दर। अच्छा, तो जब हम गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं और गाड़ी तेज होती है तो त्वरण पॉजिटिव होता है? बिल्कुल, धनात्मक त्वरण। और जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और उसकी स्पीड कम होती है तो त्वरण नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम मंदन भी कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव त्वरण वाली बात काफी दिलचस्प है। और हाँ, गति और तेजी की जब भी बात आती है, मुझे प्रकृति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आता है। आसमान में बिजली चमकने वाला। हाँ, जब तूफान आता है। एग्जैक्टली। जब तूफान में बिजली चमकती है तो हमें रोशनी पहले दिखती है और बादलों के गरजने की आवाज कुछ सेकंड्स बाद आती है, जबकि दोनों एक ही वक्त पर एक ही जगह पर होते हैं। यही तो चाल का असल फर्क है। हवा में ध्वनि यानी आवाज की चाल लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन प्रकाश या रोशनी की चाल इसके मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब रोशनी आवाज के मुकाबले लाखों गुना तेज चलती है। यही वजह है कि रोशनी हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है और आवाज को आने में वक्त लगता है। सही कहा आपने। और यही फिजिक्स की खूबसूरती है। यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल कैलकुलेशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम इस गति, चाल, समय, इन सब बातों को नंबरों में देखते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसे आसान बनाने का एक तरीका है जो मुझे क्रिकेट के मैच की याद दिलाता है। क्रिकेट का मैच? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ग्राफ्स के बारे में। जैसे क्रिकेट मैच में रन रेट का ग्राफ देखकर एक ही बार में समझ आ जाता है कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है, किस ओवर में कितने रन बने। उसी तरह गति को भी ग्राफ्स पर उकेरा जा सकता है। व्हाट? आप दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रही हैं? ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। अगर आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें और उसमें एक बिल्कुल सीधी रेखा ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। एकदम सही। समान समय में समान दूरी तय हो रही है। और इसी तरह वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। उसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि उस ग्राफ के वक्र या रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल या एरिया होता है वो हमें वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बारे में बताता है। तो मतलब सिर्फ लाइन को देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गाड़ी कितना चल चुकी है। ये सच में बहुत आसान और यूजफुल टूल है। और इसी ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके फिजिक्स में गति के 3 सबसे प्रमुख समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले गए। ओह हाँ, वो 3 इक्वेशंस, वो थोड़े डरावने लगते हैं शुरू में। पर दरअसल वो किसी जादू की छड़ी जैसे हैं। पहला है v बराबर u प्लस at। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
सुनने में तो ये अल्फाबेट सूप जैसे लग रहे हैं। हाँ, पर इनका काम बहुत सरल है। इसमें U का मतलब है शुरुआती वेग, V है आखिरी वेग, A है त्वरण, T है समय और S है तय की गई दूरी। मतलब अगर हमें इनमें से 2 या 3 चीजें पता हो तो हम बाकी की चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको किसी गाड़ी का शुरुआती वेग, उस पे लगने वाला त्वरण और समय पता हो, तो आप इन समीकरणों की मदद से बिल्कुल सटीक तरह से बता सकती हैं कि वो गाड़ी ठीक 5 मिनट बाद कहाँ होगी या उसकी स्पीड क्या होगी। ये बिल्कुल भविष्य देखने जैसा है। ये सच में इंजीनियरिंग और फिजिक्स का बेस है। स्पेस मिशंस भी तो इन्हीं कैलकुलेशंस पर टिके होते हैं। सही पकड़ा। रॉकेट कब लॉन्च होगा, किस स्पीड पर ऑर्बिट में जाएगा, ये सब इन्हीं इक्वेशन से तय होता है। अब इस ग्राफ और इक्वेशंस वाले मैथमेटिकल हिस्से से निकलकर एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। यहाँ एक अहम सवाल उठता है और अक्सर लोग इसमें फंसते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम या ज्यादा ना हो रही हो, लेकिन फिर भी उसमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो? देखिए, आमतौर पर तो यही लगता है कि बिना स्पीड बढ़ाए एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, पर इसको समझने के लिए एक एथलीट के दौड़ने का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ट्रैक वाला उदाहरण। बिल्कुल। मान लीजिए एक एथलीट किसी चौकोर यानी स्क्वायर ट्रैक पर दौड़ रहा है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी? 4 बार। सही। 4 कोने हैं तो 4 बार मुड़ना पड़ेगा। और अगर वही ट्रैक हेक्सागोनल हो, यानी 6 कोनों वाला हो, तो उसको 6 बार दिशा बदलनी पड़ेगी। अब अगर हम कोनों की संख्या बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? कोने बढ़ते जाएंगे और दिशा बदलने की आवृत्ति बढ़ती जाएगी और आखिर में वो ट्रैक एक पूरा गोल आकार ले लेगा, एक सर्कल बन जाएगा। एग्जैक्टली। और जब वो ट्रैक गोल हो गया, तो एथलीट को दिशा कब बदलनी पड़ेगी? हर एक सेकंड, हर एक बिंदु पर उसे लगातार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। और यही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि संवेग में दिशा होती है। तो यहाँ चाल भले ही एक समान हो, पर दिशा हर पल बदल रही है। और दिशा में लगातार बदलाव हो रहा है, इसका मतलब वेग में बदलाव हो रहा है। और वेग में बदलाव होने की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं। एकदम सही। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति हमेशा एक त्वरित गति होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसे समझने का एक बहुत ही रोचक प्रयोग भी है, वो धागे और पत्थर वाला। ओ हाँ, अगर मैं एक धागे में पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाऊं, तो वो एक वृत्तीय पथ पर घूमने लगेगा। लेकिन अगर आप अचानक उस धागे को छोड़ दें, तो क्या वो पत्थर गोल घूमता रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो एक सीधी रेखा में स्पर्शीय रेखिया यानी टेंजेंशियली उड़ जाएगा। यही तो बात है। उस पत्थर की दिशा हर पल सीधी जाने की थी, पर धागे का खिंचाव उसको लगातार केंद्र की तरफ खींचकर उसकी दिशा बदल रहा था। और यही सेम चीज प्लैनेट्स के साथ होती है। हाँ, जैसे धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा सीधा जाना चाहता है, पर धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको पकड़ के रखता है और दिशा बदलता रहता है। इसलिए वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में लगातार घूम रहा है। सही कहा। अगर ये लगातार त्वरण ना हो, तो ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने रिलेटिविटी की बात की, रेफरेंस पॉइंट समझा, फिर स्केलर और वेक्टर को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से समझा, ग्राफ्स देखे, इक्वेशंस डिस्कस किए और आखिर में सर्कुलर मोशन को देखा। इन सब चीजों को मिला के देखें तो मोशन सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। बिल्कुल। और ये जानना सिर्फ किसी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में सेफ रहने और उसे बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। जब गति अनियंत्रित होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो क्या होता है? नदियों में बाढ़ आती है, हवा तूफान और तूफान ले आती है। लेकिन जब हम इस गति को फिजिक्स की मदद से समझ लेते हैं, उसकी इक्वेशंस निकाल लेते हैं, तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। हम उस तेजी से बहते पानी से डैम बनाकर बिजली पैदा कर लेते हैं। गति को समझना, उसे नियंत्रित करने की और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पहली सीढ़ी है। क्या बात कही आपने, एकदम सटीक। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर, बताइए। शुरुआत में हमने बात की थी कि सूरज, धरती और आकाशगंगाएं सब कुछ लगातार गति में हैं, चल रहे हैं। लेकिन हम जिस धरती पर बैठे हैं, वो अपनी जगह पर लगातार घूम रही है
और सूरज के चक्कर काट रही है हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, पर हमें तो उस स्पीड का कोई एहसास नहीं होता। हमें लगता है हम रुके हुए हैं। यही मेरा पॉइंट है। अगर अंतरिक्ष में विश्रामावस्था यानी एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं और हम धरती के साथ इस अनंत ब्रह्मांड में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो सुनने वालों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी हमें बिल्कुल स्थिर या रुका हुआ लगता है, क्या वो सच में स्थिर है? ये तो सच में दिमाग घुमाने वाली बात है। या फिर ये स्थिरता सिर्फ हमारी आंखों का और हमारी सीमित इंद्रियों का एक धोखा है। इस ब्रह्मांड में शायद ठहराव है ही नहीं, सिर्फ गति ही शाश्वत सच है। आप सबको रिप्रेजेंट्स पर सोचकर जरूर देखना चाहिए। क्या